1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन तिब्बत की आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्या आपको पता है कि तिब्बत पर भारत का असर कभी इतना गहरा हुआ करता था कि वहां इंडिया के पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन लाइनें चलती थी। लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। क्या ये एक कूटनीतिक मजबूरी थी या ऐतिहासिक गलती? हेलो नमस्कार, मैं हूं नीतू। तिब्बत इशू को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहे तानातानी को लेकर ऐतिहासिक समीक्षा करेंगे। शुरू करते हैं। 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शिमला में एक ऐतिहासिक मीटिंग के लिए मिले थे। यह सम्मेलन बहुत ही जरूरी था क्योंकि तिब्बत और चीन दोनों अपनी सीमाओं और अधिकारों को लेकर विवाद में थे और ब्रिटिश इंडिया को वहां स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल इंटरेस्ट था। यह मीटिंग शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था तिब्बत की स्थिति को स्पष्ट करना और सीमाओं को तय करना। इस एग्रीमेंट के तहत तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन माना गया और ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा तय हुई जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति जताई और इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने इस पर साइन किया था। ब्रिटिशर्स का यहाँ एक मेन उद्देश्य यह था कि वो नहीं चाहते थे भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर आमने सामने आए और तिब्बत एक बफर जोन बना रहेगा तो ऐसे विवाद उत्पन्न होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटिशर्स का उस वक्त कोई नियत नहीं था कि वो भारत को आजाद करे। नतीजन इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया की तिब्बत में मौजूदगी को वैध बनाया गया और वहां भारत के पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन नेटवर्क्स और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बनने लगे। अब आता है 1950 का दौर, जब चीन ने तिब्बत में सेना भेजी। भारत के सामने बड़ा सवाल यह था कि क्या वो विरोध करे या शांत रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस विरोध के उत्पन्न ना होने के लिए पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि अगर एशियाई देश आपस में विश्वास रखेंगे तो हमेशा यहाँ शांति और विकास बना रहेगा। लेकिन इसके बदले भारत को तिब्बत पर अपने सारे अधिकार छोड़ने पड़े, जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन लाइन, लहासा में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, सब कुछ खत्म हो गया। अब इस विवाद को हम थोड़े थियोरेटिकल रूप से देखते हैं। डिप्लोमेसी के दो मेन रूल्स होते हैं, एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म। आइडियलिस्टिक डिप्लोमेसी क्या होती है? आइडियलिस्ट डिप्लोमेसी के तहत नेता नैतिकता, आदर्श, शांति और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं और दूसरी तरफ रियलिस्ट थ्योरी फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं, न कि नैतिकता। नेहरू जी ने उस वक्त आइडियलिस्ट डिप्लोमेसी को अपनाया। नेहरू जी का मानना था कि अगर वो चीन के साथ दोस्ती रखेंगे तो सीमा पर तनाव नहीं होगा, लेकिन ये सोच अत्यधिक आशावादी निकली। अब आता है 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आए तो चीन को ये भारत की सीधी चुनौती लगी और फिर से भारत और चीन के बीच के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और हम सबको याद है 1962 का इंडो चीनो वॉर। अब बात करते हैं हाल में आई न्यूज के बारे में, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जोर दिया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला सिर्फ उनके या उनकी संस्था द्वारा होना चाहिए, न कि भारत सरकार या किसी और के द्वारा। यह बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के द्वारा तुरंत ही टिप्पणी दी, तिब्बत से जुड़े मामले में भारत दखल न दे, तिब्बत कार्ड खेलना आग से खेलने जैसा होगा। हालांकि भारत सरकार ने इस बयान से दूरी बना ली है। चीन ये मानता है कि दलाई लामा का चयन बीजिंग की मंजूरी से होना चाहिए ताकि उनका पैठ तिब्बत में हमेशा के लिए जमा रहे। लेकिन वास्तव में तिब्बती परंपरा कहती है यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक फैसला है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के द्वारा भारत के लिए यह सीधा संदेश था कि चीन तिब्बत को लेकर जीरो टॉलरेंस रखता है। नेहरू जी की सोच शांति की थी और उनका नियत बिल्कुल ही साफ था। लेकिन अगर तिब्बत आज आजाद होता तो शायद आज भारत चीन सीमा तनाव का क्षेत्र ना होता।